ठीक है हकीम साहब, बालों के हवाले से आप मुझे बता दें कि सबका ये सवाल है कि बाल टूट रहे हैं, बाल वाइट हो गए हैं, किसी का ये मसला है, तो डिफरेंट आपके पास भी मरीज आते होंगे, तो मुझे ज़रा इसमें काइंडली बताएं कि क्या चीज़ें सोल्यूशन है इसकी। जी, बालों के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें, जब लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे और आंवला, सिकाकाई और रेठा का शैम्पू इस्तेमाल करते थे घर में बना हुआ हर्बल, तो बाल ऐसे मजबूत होते थे, खवातीन के बाल घुटनों तक हुआ करते थे। आज जितने तरह तरह के केमिकल्स वाली चीजें आ गई हैं उतने ही सब गंजे होते जा रहे हैं। देखिए ना, हर बंदा ये कोई स्ट्रेस का भी ताल्लुक है इसके साथ, लेकिन मैं आज आपको नेचुरल चीजें कुछ ऐसी बताऊंगा कि अगर आप घर के अंदर इसका थोड़ा सा एहतमाम करेंगे तो आपकी जो बालों की हेल्थ है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको नेचुरल केराटिन यानी जो एक न्यूट्रिशन बेस है वो बताऊंगा। मिसाल के तौर पे आप केला ले लें एक, ठीक है, और उसमें जो है ना एक केला ले लें, एलोवेरा जेल थोड़ी सी ले लें, दही ले लें, थोड़ी बहुत अंडा ले लें और जैतून का तेल ले लें। ठीक है। इन तमाम चीजों को आप मिक्सचर बना के तो आपने अपने बालों की रूट्स में ना हल्का हल्का जो है ना आपने लगाना है। ठीक है। और 1 घंटा आपने उसको लगे रहने देना। ठीक है। ठीक है। ये बेशक आप हर छुट्टी वाले दिन कर लें। ठीक है। और आप यकीन कीजिए कि इसके बाद आप 3 चीजें, आंवला, रेठा और सिकाकाई, ये पंसार से ले लें आप, और ये पंसार से लेके इसका जो है ना आप वो पाउडर सा बना के झाग बन जाएगी। उसके बाद आप इसके साथ शैम्पू जो है ना बतौर शैम्पू उसका आप धो लें 1 घंटे के बाद। सर आप यकीन कीजिए, ये हफ्ते में 2 दिन वैसे हम लोगों को कहते हैं अमल करें। ठीक है। कोई भी आप हर्बल शैम्पू यूज करें, करते रहें, लेकिन इसको एज अ नेचुरल केराटिन, नेचुरल ग्रोइंग, और ये आपका बायोटिन कह लें, इसको केराटिन कह लें, यानी अल्लाह पाक ने तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में रखे हैं। आपके जो बालों के फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर इसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट है। तो ये अमल आपका इंशाल्लाह जो भी करेगा 2, 2.5, 3 माह के बाद वो अपने बालों की जनरल हेल्थ को देखेगा, उसमें इंप्रूवमेंट भी आएगी, दोमो भी खत्म होंगे और ड्राइनेस, डैंड्रफ भी खत्म होगी। ठीक है, बालों के हवाले से आपने बता दिया। अब मुझे स्किन के हवाले से भी बताएं। हर बंदा स्किन के लिए कॉन्शियस है, कोई वाइटनिंग क्रीम्स ले रहा है तो कोई वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा रहा है। एक ओवरऑल अगर कोई रेसिपी आप बताना चाहें जिससे स्किन ग्लो करे। देखिए, स्किन ग्लो के लिए हमारा कॉमन चलता है ये, पुराने वक्तों में भी हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। ग्लिसरीन ले लें आप, और लेमन 1-2 कतरे डाल लें आप, और साथ जो है ना अर्के गुलाब ले लें। अच्छा, उसके अंदर आपने, मैंने इसकी अगर आपको रेशो बता देता हूँ, उसमें यह है कि आप 50 ml जो है ना रोगने गुलाब ले लें, सॉरी अर्के गुलाब ले लें 50 ml। 50 ml आप अर्के गुलाब ले लें, और तकरीबन कोई 25 ml आप जो है ना ग्लिसरीन ले लें। ठीक है। ठीक है। और 7 ड्रॉप उसमें लेमन के डालने, ज्यादा नहीं डालने, क्योंकि लेमन हर एक को सूट भी नहीं करता। ठीक है। और विटामिन ई के जो हमारे एवियन के कैप्सूल होते हैं, 1 या 2 कैप्सूल उसके शेल, उसका लिक्विड उसमें डाल लें। ठीक है। और बिल्कुल 1/4 ऑफ टीस्पून, 1/4 ऑफ टीस्पून रोगन बादाम डाल लें। ठीक है। ये आप इसका मिक्सचर बना लें, रात को, डेली रात को अपनी स्किन के ऊपर हल्के हाथ से मसाज करके छोड़ दें। सुबह आप किसी भी कुदरती जो आपका वो है साबुन, अगर आपका देसी है कोई, या कोई हर्बल है, या कोई फेस वॉश अगर हर्बल है, तो उसके साथ आप मुंह धो लें। सर ये आप डेली अमल करें, खासकर सर्दियों में तो ये कमाल का अमल है। अच्छा, गर्मियों में आप इसमें से रोगन बादाम निकाल लें, सर्दियों में रोगन बादाम डाल लें, क्योंकि सर्दियों में खुश्की बहुत ज्यादा होती है और स्किन ड्राई होती है। आप यकीन कीजिए, यही सिर्फ एक छोटी सी रेसिपी आपकी स्किन को ग्लो करेगी। आपका चेहरा ऐसे होगा जैसे 14वीं की तरह चांद है। लेकिन हमारे यहाँ लोग देखें, हम लोग कहते हैं कि हम गोरे हो जाएं। भाई हम गोरे कैसे हो जाएं? हम जिस मुल्क में रहते हैं, देखिए हर मुल्क का एक कद है, हर मुल्क की एक रंगत है, हर मुल्क के लोगों की एक ज़बान है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। हम कोई यूरोपियन कंट्री में नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते कि जो हमारे जेनेटिकली रंग गोरे होंगे। हाँ, हमें अपनी जब सफाई का एहतमाम रखेंगे, हम अपनी स्किन की जब केयर करेंगे, तो आपका चाहे रंग सांवला हो लेकिन स्किन ग्लो करनी चाहिए। वाइट टोन और ग्लो होना एब्सोल्युटली, हेल्दी स्किन होनी चाहिए। मैं ये इसका कायल हूं। ठीक है। तो ये है कि ये अमल आप करें, और इसको आप हल्का, जिन लोगों के हल्के हैं ना, उसको इसी लिक्विड को सीरम कह लें, ये सीरम टाइप बन जाएगा। इस सीरम को आप अपने हल्कों पे भी लगाएं तो डार्क सर्कल
और जो पफी आइज हैं उसमें भी इसकी इंप्रूवमेंट होगी माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से भी बताएं कि मतलब कि मोटापा जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है इस वक्त लोगों का। मैं तो कह रहा हूँ कि ट्रेनर रखे हैं लोगों ने, लाखों रुपए उसको दे रहे हैं। कुछ ऐसी रेसिपी को कहते हैं कि ये वाला कहवा पी लें, वो वाला कहवा पी लें तो आपका वेट लूज, इसमें कोई सदाकत है? अगर है तो फिर कोई रेसिपी बता दें। देखें, इंटरनेशनली 14 रीज़न है मोटापे की। हाँ। लेकिन हम जब किसी को बताते हैं तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या रीज़न है जो इस्तेमाल कर रहा है। बहैसियत मजमूई जो लोग ओवर ईटिंग कर चुके हैं और लीवर फैटी बन चुका है या जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंटरी है, उनके लिए एक नुस्खा है। 14 रीजन में गायनी के हवाले से भी मसाइल हैं। जिन लोगों को पीसीओस हो, पिकॉज हो, उनको भी मोटापा होता है। हाइपो डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी मोटापा होता है। ठीक है, लीवर फैटी की वजह से मोटापा होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से मोटापा होता है और जेनेटिकली मोटापा होता है, मरूसियत का। तो ये कई रीजन है। अकॉर्डिंग टू रीजन इलाज करेंगे तो फायदा होता है। लेकिन चूंकि अब आपका इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ जो घरों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जीरा सफेद ले लें, तकरीबन कोई 1 शटांग, और अजवाइन ले लें आधी शटांग, और सना मक्की ले लें आधी शटांग, और एक हमारा मिलता है ये जिसको हम कहते हैं इसका, बल्कि इसमें 1 शटांग पुदीना के पत्ते भी डालें, बरगे पुदीना, और एक वो बरगे सुदाब, ठीक है, वो आप आधी शटांग डाल लें। ये 5 चीजें आप इमेजिन करें, इसका पाउडर बना के आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने से पहले ले लें। लेकिन ये पाउडर के साथ आपने जो SOPs हैं कि खाना 3 हिस्सों में खाना है, गजा का एक हिस्सा, हवा का हिस्सा और पानी का एक हिस्सा। इस हिस्से से आप खाएंगे, खाने के फौरी बाद आप 2-2 गिलास पानी नहीं पिएंगे, मीठा आपको छोड़ना पड़ेगा, चिकनाई आपको, जंक फूड आपको खैरबाद करना पड़ेगा। 1 से 2 किलोमीटर की वॉक आप अर्ली इन द मॉर्निंग अगर कर लें सुबह में तो वेल एंड गुड, नहीं तो शाम में सुपर टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ा ट्रेंड है कि लोग रात को खाने के बाद वॉक करते हैं। रात को खाने के बाद वॉक नहीं करनी चाहिए, वो हार्ट के लिए खतरनाक है। और वैसे भी आप देखें सुबह के टाइम हमारे जो पौधे हैं हमारे, ये ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो रात को आप कैसे वॉक कर सकते हैं? आपको तो सफोकेशन हो सकती है, घुटन हो सकती है। हाँ, रात के खाने के बाद 40 कदम मिनिमम चहलकदमी है, उससे अलावा आप 100 कदम चल लें, लेकिन ब्रिक वॉक नहीं, तेज नहीं, चहलकदमी है, ताकि आपका खाना थोड़ा सा जो है ना वो हाजमे की तरफ आ जाए और आपको आसान नहीं हो। और इसी तरह दोपहर को खाने के बाद फौरी वॉक नहीं करते, बल्कि दोपहर को खाने के बाद आपने कैलूला करना है। कैलूला क्या होता है कि 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी तमाम एक्टिविटीज से मुबर्रा होके और एक मेडिटेशन वाले स्टाइल में, मुराकबे वाले स्टाइल में आप सो जाएं, और उस दौरान आपके ऐसे केमिकल बनते हैं जो आपका खाना भी हजम करते हैं और खाने को जुज़े बदन भी करते हैं। ये वो सारी चीजें हिकमत की हैं जो पुराने वक्तों में एहतमाम किया जाता था। आज किसी से कहें ये कैलूला, वो कहेगा ये क्या चीज है, क्या भला है। तो जब हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो यकीन कीजिए कि हम एक हेल्दी इंसान बन सकते हैं और हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो एंजाइटी के हवाले से भी मुझे बताएं कि इस वक्त जो है वो बहुत सारे ऐसे हलके हैं, मतलब कोई इलाके हैं जहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन को तो बीमारी ही नहीं समझा जाता। आज लाहौर के अंदर, कई बड़े बड़े शहरों के अंदर आपने सुसाइड देखी। आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे नौजवान हैं जो इस बीमारी के से ला के आपके पास भी मरीज आते होंगे। इसका क्या हल क्या है? इसको बीमारी अगर समझा तो इसको दवाई क्या है इसकी? देखें, एंजाइटी या डिप्रेशन ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों के साथ हमने इनको अपने साथ जोड़ लिया है। फ्रस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है, कुव्वत बर्दाश्त का कमज़ोर होना एक अलग चीज़ है। ये जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये सुसाइड हो रहा है, या बदतमीज़ी माशरे में बहुत हो गई है, ट्रैफिक के मामलात में आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, या आप अपने माशरती निज़ाम में कोई आपको धोखा देता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। देखें, इसके अंदर आपके असाब का ताल्लुक है। जब आपके असाब मजबूत होंगे तो आपकी कुव्वत बर्दाश्त मजबूत होगी। बच्चा जब बीमार होता है, चिड़चिड़ा क्यों होता है? उसके असाब कमजोर हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा अपनी डाइट ठीक करता है, भूख बहाल होती है, उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। बड़ों के अंदर भी ये चीज़ है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बहुत चलता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ये होता है, आप किसी भी इन्वायरमेंट में घुटे घुटे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, चाहे वो आपकी अज़वाजी जिंदगी हो, चाहे वो आपकी ऑफिस की लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ लाइफ हो, या आपके फैमिली के स्ट्रेस हो, मामला हो। आपको जहां घुटन का माहौल मिलेगा वहां आप कंफर्टेबल नहीं होंगे और वहां आपके मजाज के बरखिलाफ बातें चलेंगी और लड़ाई झगड़ा फसाद पैदा होगा। पहली बात, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अवामुन नास को ये कहना चाहता हूँ कि जो आज मासूम बच्चे, बच्चियां हमारी, बेटियां हमारी, छोटा सा मसला होता है और वो ये कहते हैं हमें एंजाइटी होगी, हमें डिप्रेशन हो गई। खुदा के वास्ते इस लफ्ज को, एंजाइटी डिप्रेशन को पीछे कर दें। आप लोग
एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं है, बेसिकली अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ लो लगाएं। नंबर एक जो मेन चीज़ है, हम जब दीन से दूर हुए हैं तो हमारे अंदर ऐसी मसाइल पैदा हुए हैं। जब हम दीन को समझेंगे कि हमें शरीयत क्या कहती है, कि हमने एक बहन भाई का अदब कैसे करना है, हमें किस तरह नज़रों को झुका के चलना है माशरे में, हमें अगर कोई गरीब मस्कीन हमारे इलाके में इर्द गिर्द है नजर आया तो हमने उसकी कैसे हेल्प करना है। जब आप किसी की इस तरह पैटर्न पे आएंगे तो आपके अंदर स्पिरिचुअली इतनी को पावर आएगी कि आपकी कुव्वत बर्दाश्त बेहतर होगी। अगर मेडिकली तौर पे आपके अंदर कोई नुक्स है तो आप वही चीजें, जैसे जौ का दलिया नबी मेहरबान की मरगूब गज़ा थी, और वो जौ का दलिया क्या है, जिसमें 3 चीजें हैं, तलबीना जिसको हम कहते हैं, दूध, खजूर और जौ। अच्छा, इन तीनों का एक्सट्रैक्ट हफ्ते में 2 दिन जो बंदा इस्तेमाल करेगा वो एंजाइटी से बचेगा। दूसरा, आप आने वाले वक्त में अनकरीब ही इंशाल्लाह, बहुत दिन करीब है रोजों के, रोजा रखने से रोजों पे आने लगे हैं, रोजों पे आने लगे हैं, उस पूरा रोजा रखने से एंजाइटी डिप्रेशन आपका खत्म होता है। और तीसरी अहम चीज हजामा। जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन जो अपने आप को समझते हैं कि हम इसमें मुब्तला हैं, वो मकाम जो सुन्नत मकाम है जो नबी मेहरबान ने भी करवाए हैं, तो अगर आप वो हजामा करवाएंगे तो वो एंजाइटी डिप्रेशन जैसे मसाइल से बच सकते हैं, बुलंद फिशार खून से बच सकते हैं। और जो एक कैफियत होती है, देखें कुछ ऐसी बीमारियां जो डायमेंशिया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये बड़े वर्स्ट किस्म की बीमारियां हैं। इसको आपने अपने मौलिज के साथ मशवरा करके और उसकी ब्रीफिंग लेके ही आप ठीक कर सकेंगे। अच्छा, ये हिजामा के बारे से लोगों में खौफ है, उसकी क्या वजह है? क्या अवेयरनेस नहीं है इस वाले से? नहीं, हजामा देखें, हजामा एक ऐसा सुन्नत अमल है। आपको पता है कि मेराज अभी गुजरी है, और मेराज की रात नबी मेहरबान को जो एक तोहफा मिला, उसमें से एक अहम तोहफा, फरिश्तों के झुरमुट ने नबी मेहरबान को बार बार ताकीद की कि अपनी उम्मत को हजामा की तरफ लेके आए, अपनी उम्मत को हजामा की दावत दें, अपनी उम्मत को हजामा कराएं। ये मेराज की रात तोहफा मिला। और हजामा में आपको बताता चलूं कि अल्लाह की ऐसी नेमत है कि अगर हर बंदा हर महीने हजामा करवा लिया करे तो वो बंदा अल्लाह के हुक्म से, उसके अंदर अगर रूहानी मसाइल होंगे वो भी ठीक होंगे, और अगर जिस्मानी बीमारी वो भी ठीक होंगी। और ख़ासकर वो अमराज, डिप्रेशन में हिजामा बहुत काम करता है, एंजाइटी में काम करता है। आपका लीवर फैटी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। आप सर हकीम साहब, इसमें ट्रीटमेंट महंगी होती है हिजामा की? ना। इसका मतलब कि क्या एक्सेसिबल है? देखिए, हिजामा बेसिकली 200-250 रुपये का एक कप अमूमन ये हमारे पेशेंट्स को लगाते हैं। 5 कप लग जाए, 6 कप लग जाए, 1,500-2 हज़ार का अगर बिल बनता है महीने में एक बार, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। आजकल 5-5 हज़ार तो फीसें हैं। तो आपकी देखें, सेहत से अच्छी नहीं है कुछ है, दोनों जहाँ की मुसरत इसी में है। तो सेहत होगी तो आप इबादत कर सकेंगे, सेहत होगी तो आप कुछ खा पी सकेंगे। तो मेरे भाई, मैं यही कहता हूँ लोगों को कि हजामा बहुत ज़रूरी करवाएं। और हजामा से ब्लड नहीं निकलता। हजामा के ज़रिए आपकी जो कैपिलरीज है, जो आपकी ब्लड की, आपकी जो फिशल स्किन की लेयर है, उसके ऊपर स्क्रैच दिया जाता है, कट नहीं मारा जाता। उस स्क्रैच के जरिए जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो टॉक्सिन है, जो डेड सेल्स हैं, वो रेक्टिफाई किए जाते हैं, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, और उसके बाद हशाब विशाज होता है। और ये फ्री रेडिकल्स को दुनिया की कोई दवाई इसको निकाल नहीं सकती मासवे हजामा की। तो ऐसे ही नहीं, हजामा जो है वो मेराज की रात हमें तोहफे में मिला है। तो मैं तमाम नाज़रीन को ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में लाजमी हजामा करवाएं। इसे खौफ ना करें, बल्कि आपकी बीमारियों को टॉक्सिन से, मुतफ़्फ़म मवाद से ये पाक साफ रखेगा। ठीक। अच्छा, अगर रोजे में है तो फिर हजामा, रोजा तो नहीं टूट जाता हजामा कराने से? नहीं, रोजों की हालत में भी हजामा करवा सकते हैं। अच्छा।